कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अब आगे बढ़ने जा रही है और श्रीनगर की ओर अब पहुंचेगी। आज यात्रा में प्रियंका गांधी और महबूबा मुफ्ती भी शामिल होने जा रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस यात्रा में कल थोड़ी सी रुकावट पैदा हुई जब बनिहाल में कांग्रेस ने इस यात्रा को रोक दिया। कांग्रेस ने दरअसल ये आरोप लगाया कि जो लोग राहुल गांधी की सुरक्षा में रस्सी पकड़कर सुरक्षा का घेरा बनाकर अमूमन नजर आ रहे थे वो नहीं दिख रहे थे और एक समय ऐसा भी आया जब बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में घुसकर आ गए, जिसके चलते लोगों को वहां पर संशय हुआ। कुछ देर रुकने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में वहां से अनंतनाग ले जाया गया और यात्रा को रोकना पड़ा। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि बनिहाल में सुरक्षा इंतजामों में दिक्कत आई, जिसके चलते ये यात्रा रोक दी गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर घाटी पहुंचते ही एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। जब एक भारी भीड़ उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ती हुई उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी भीड़ के बीच फंसे रहे। उन्होंने बाद में प्रेस के सामने आकर आरोप लगाया कि पुलिस का बंदोबस्त बिल्कुल ढह गया और उनकी सुरक्षा वालों ने यात्रा जारी न रखने की सलाह दी। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। जो ही बनिहाल टनल क्रॉस की यात्रा ने और वहाँ एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ कांग्रेस ने वहाँ जोड़ दिए थे, वो आए थे राहुल गांधी का इस्तकबाल करने में के लिए और यात्रा के साथ जुड़ने के लिए। तो वहाँ उससे पहले जो ही टनल पार की, उससे पहले सुरक्षा की जो घेरा होता है वो नहीं किया गया। तो पूरे जो लोग हैं उसके साथ राहुल गांधी के कार के साथ बहुत बिल्कुल सामने आए। जो सिक्योरिटी का जो रिंग होती है वो तोड़ दी और वहां साथ आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जो यात्रा में शामिल होने के लिए बनिहाल पहुंचे थे, वो मुश्किल से राहुल गांधी के साथ 1 किलोमीटर चले होंगे कि यात्रा रोकनी पड़ी। शुक्रवार को 20 किलोमीटर यात्रा निकलनी थी। जब 9 किलोमीटर लंबी बनिहाल सुरंग पार करके वो घाटी पहुंचे तो दोनों नेता गाड़ी के ऊपर बैठे नजर आए। लेकिन जैसे ही भीड़ नजदीक आई तो राहुल बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर चले गए और बाद में उन्हें वहां से अलग ले जाया गया। कांग्रेस कहती है कि अचानक सुरक्षा हटा ली गई। वो स्थिति को संभाल नहीं रहे हैं। हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया था। कल स्थिति ठीक थी, परसों भी सही थी, तो आज क्यों नहीं हुआ? ये सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। राहुल और यात्री बगैर सुरक्षा के चल रहे हैं। हम सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं। राहुल आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस समय हम उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। उमर अब्दुल्ला भी राहुल गांधी की तरह सफेद टी शर्ट में थे। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द पुलिस का सुरक्षा घेरा अचानक गायब हो गया। वैसे सुरक्षा इंतजामों के तहत पुलिस ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था और बारामुल्ला से बनिहाल की सुबह वाली रेल सेवा भी रद्द कर दी थी। इन पाबंदियों की वजह से मरीजों को भी अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई। कश्मीर घाटी में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की आमद के साथ ही एक सिक्योरिटी के मामले पे बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। क्या वाकई राहुल गांधी की सिक्योरिटी में बड़ी चूक हुई, जो कांग्रेस ने बताया और खुद राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह जैसे सिक्योरिटी थी ही नहीं या गायब हो गई। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता को लेकर कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कितने दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश ने यह भी कहा कि फिलहाल सभी दल अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में विपक्षी एकता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से, तो जब उनकी अपना समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके
कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना न हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है, तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं न है, अब बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं न है, तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी मिल करके आगे काम करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं, हम तो जान रहे हैं। अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता की बात कर रहे नीतीश कुमार क्या अपना घर संभाल पा रहे हैं? जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुशवाहा ने नीतीश कुमार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, आरजेडी से क्या डील हुई है इस पर चर्चा हो, पार्टी कमजोर हुई है इस पर चर्चा होनी चाहिए। सीएम नीतीश भी मेरी आलोचना में शामिल, खुद मीडिया में मुख्यमंत्री पहले गए, अब कह रहे हैं कि मीडिया में चर्चा ना करें। नीतीश ने भी कुशवाहा की बातों का जवाब दिया है। पार्टी से मांग की है, पहले ही 1 सप्ताह पहले आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है पार्टी की कमजोरी के बारे में। जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1 to 1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमजोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? हमको तो जो कहना था हम तो पहले कर चुके। सर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है, आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है, जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब 1 महीना से क्या आने लगा। हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। और अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां की उमरिया जिले की जोधैया बाई बैगा उन 91 लोगों में शुमार हुई हैं जिन्हें इस बार पद्मश्री से नवाजा जाएगा। 84 वर्ष की जोधैया बाई ने रंगों से अपनी और उमरिया जिले की एक अलग पहचान बना दी है, लेकिन उसी जिले में वो एक अदद घर के लिए तरस रही हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट।
हाथ जोड़ के बोलता हूँ मोदी से सीधा से कि मेरे को पक्का मकान दे दो। मैं बहुत गरीब परिस्थिति हूँ, क्या है कि मेरे को अकेले में बना खा सकती हूँ, न कुछ कर सकती हूँ, अपना बच्चा पालता है, मैं कहाँ रहूँ। 84 साल की जोधैया अम्मा उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में इस मड़ैया में रहती हैं। इस उम्र में कूची ने कमाल किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हुई, अब पद्मश्री मिला है। लेकिन इसी उम्र में बर्तन भी मांजती हैं, घर में झाड़ू भी लगाती हैं। संघर्ष की कहानी 14 साल की उम्र में शादी से शुरू हो गई। पति की मौत के बाद 2 बच्चों को पाला, मजदूरी की, पत्थर तोड़े, देसी शराब भी बेची। 70 साल की उम्र में शांति निकेतन के आशीष स्वामी से मिली। 2008 में जनगण तस्वीर खाना से कूची पकड़ी, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे जब देखती ये झोपड़ी नजर आती। कहती हैं अधिकारियों, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने आश्वासन दिया, लेकिन घर नहीं मिला। तूफान भी गई हो, लिपट पड़े मोदी जी से, और मोदी जी बोलते क्या हम मिलेगा, बन जाएगा तुम्हारा मकान। आज तक नहीं मिला है मेरे को। मैं तो बोलती हूँ कि सिरासी मोदी मेरे को पक्का घर दिवा दो, बनवा के दो, चाहे मैं बनवा लूं बस। अम्मा के परिवार में 2 बेटे, बहू और नाती हैं। दोनों बेटे मजदूरी करते हैं। बेटों को आवास मिला है। प्रधानमंत्री आवास के नियम कहते हैं आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने वाला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। आवेदक के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। आवास योजना के तहत एक परिवार में केवल एक ही आवास का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में प्रशासन का कहना है वो मजबूर है। श्रीमती जोधैया बाई को आवास के संबंध में मैंने इसका परीक्षण किया है। सेक डाटा सूची में इसका नाम नहीं है। वर्ष 2018 में आवास प्लस में भी इसका नाम नहीं जुड़ा है। इसके 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। सरकार की अन्य स्कीम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना इन तीनों लोगों को मिला हुआ है और साथ में जोधैया बाई पेंशन प्राप्त है। शासन की जो नीति है उसके अनुसार सेक डाटा सूची में या आवास प्लस में नाम होना अनिवार्य है। इस संबंध में शेष निर्णय शासन को लेगा। अम्मा इस उम्र में अपनी कूची से दुनिया में रंग भर रही हैं, लेकिन बेरंग नियम उनके सपनों के आड़े आ रहे हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जोधैया अम्मा के नाम से एक पक्की दीवार बनी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सत्ता के शीर्ष से आश्वासन मिलने के बावजूद उनके पास एक पक्की दीवार नहीं जिन पर उनका नाम लिखा जा सके। उम्मीद करते हैं कि अब मध्य प्रदेश शासन अपने नियम शिथिल करेगा और जोधैया अम्मा को एक पक्की छत मिल पाएगी। उमरिया से अपने सहयोगी एजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भारी गिरावट के बाद महंगाई और तेजी से बढ़ने की अब आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान ने IMF की शर्तों को मानते हुए डॉलर की कीमत खुले बाजार में चल रही दर पर छोड़ने का फैसला किया। सरकारी खजाना खाली होने की अब कगार पर है और पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज का इंतजार है। एक रिपोर्ट। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में थोड़ा सुधार हुआ और ये 142 रुपए के आसपास नजर आया, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डमाडोल हालत में बनी हुई है। गुरुवार को $1 की कीमत में 24 रुपए का इजाफा हुआ था, क्योंकि सरकार ने डॉलर की कीमत खुले बाजार पर छोड़ दी है। ऐसा IMF की शर्त को मानते हुए किया गया है। ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है और हमारा डॉलर सारा के सारा वो खरीद रहे हैं। कैब की वजह से हमारा रेट जो 240 था, उनका रेट 255 था, तो लोग हमें देने नहीं आ रहे थे, उनको बेचने आ रहे थे। इस तरह हवाला मार्केट की यही हाल है। उनका रेट 260 था, जबकि इंटरबैंक 225 था, तो 35 रुपये में कोई भी सस्ता डॉलर अपना देने को तैयार नहीं था। उसका नतीजा क्या निकला, जो वर्कर रेमिडेंस है वो हवाला की तरफ चली गई और यहाँ जो एक्सचेंज कंपनी के डॉलर आते थे वो ब्लैक मार्केट में चले गए
और जिसकी वजह से $2 अरब का माना हमारा गैप आ गया। अब ये गैप इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी रुपये को बचाना और ज़रूरी था और गैप हटाना भी ज़रूरी था। IMF से पाकिस्तान को $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिलना है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन के आसपास रह गया है। मतलब पाकिस्तान की सरकार दिवालियापन की कगार पर है और इसे IMF के कर्जे की 1.6 बिलियन की पहली किस्त की दरकार है। IMF की शर्त ये भी है कि सरकार गैस, डीजल और बिजली पर जारी सब्सिडी खत्म करे, राजस्व घाटे को कम करने के लिए नए टैक्स लगाए। जानकार बताते हैं कि जल्द ही पाकिस्तान की सरकार इन शर्तों को भी मान लेगी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान में महंगाई के और जोर पकड़ने की आशंका है। 214 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 235 रुपए तक और 228 रुपए लीटर वाला डीजल 250 रुपए तक जा सकता है। गैस की कीमत में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी, बिजली की दर में 7 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आटा जो अभी 150 या 160 रुपए किलो मिल रहा है वो 175 रुपए किलो तक जा सकता है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का सारा दारोमदार IMF के कर्जे और लेटर ऑफ कंफर्ट पर टिका है, जिससे उसे दूसरे देशों के कर्जे में राहत मिलेगी। पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए शहबाज शरीफ के सामने IMF की शर्तों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसी साल पाकिस्तान में चुनाव होना है और बेतहाशा बढ़ने वाली महंगाई सरकार के गले की फांस बन सकती है, लेकिन पहले अर्थव्यवस्था बचे, निगाहें इस पर हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।